एक मुद्दा चुनाव का है। ये चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसको हिंदू मुस्लिम मसला बनाना चाहते हैं और ये हिंदुओं को एक तरफ करना चाहते हैं, मुसलमानों की तरफ करना चाहते हैं। हमारा कहना ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के भी हित में नहीं है। यहाँ जाहिर है कि आरएसएस और हिंदुत्व के नाम पर ये इस देश के अंदर बरहमनी कल्चर को नाफिज करना चाहते हैं। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कि कन्वेनर है कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, एक इंटरव्यू मैंने आपका पहले भी किया था और आज भी इसी सवाल को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। जब ड्राफ्ट नहीं है तो फिर घबराहट किस बात की, परेशानी किस बात की? एक बार ड्राफ्ट आज तो जाने दीजिए, उसके बाद फिर फैसला हो जाएगा। और अब जब आप लोगों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लॉ कमीशन की तरफ तमाम लोगों की राय जा रही है, पहले वो आ जाए उसके बाद हो जाए। देखिए, हम जो है ड्राफ्ट के ही खिलाफ हैं। ड्राफ्ट की जरूरत क्यों है? ये कहना कि हम ड्राफ्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद बताइए आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, कौन सी चीज़ नापसंद है, ये हटा देते हैं, ये रख लेते हैं, ये कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है। क्या आप इसको मान लीजिए, इसको मत मानिए। तो हमारा कहना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस मुल्क को ज़रूरत नहीं है। 21st लॉ कमीशन ने तमाम आपके कहने से कैसे नहीं है? बता रहा हूँ ना, सरकार तो कह रही है, सरकार कह रही है जनता के हित में है ये। देखिए, 21st लॉ कमीशन भी सरकार ने अपॉइंट किया था, सरकार ने अपॉइंट किया था ना। 21st लॉ कमीशन ने ये कहा है, हमसे डेलिब्रेशन हुए 2 बार, उसके बाद 21st लॉ कमीशन ने ये कहा कि यूसीसी इज नाइदर डिजायरेबल नॉट पॉसिबल। तो और उसने कहा था 10 साल तक यूसीसी से कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो सरकार का बनाया हुआ कमीशन था ना वो तो खुद कह रहा है ये बात, हमारे कहने की क्या बात है? तो इसलिए हम समझते हैं कि यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है इस मुल्क। अभी मेरी बात हो रही थी जगमोहन जी से, जो कि सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वेनर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तमाम मज़ाहिब के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, लेकिन कासिम रसूल इलियास साहब, आपको लगता है कि एग्जिस्टेंस इतना, यानी जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम पर्सनल लॉज को हैम्पर करने के लिए, उसे हिंडर करने के लिए ऐसा कानून भी ला रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि सरकार को इसके लिए नजरसानी करनी चाहिए थी पहले ही? ये शगुफा छोड़ा गया है? देखिए, क्यों छोड़ा गया? देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार बुनियादी तौर पर यहाँ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे आपके बुद्धिस्ट हों, चाहे दलित हों, चाहे ट्राइबल्स हों, ये इनकी आइडेंटिटीज़ को ख़त्म करना चाहती है। ये यहाँ जाहिर है कि आरएसएस और हिंदुत्व के नाम पर ये इस देश के अंदर बरहमनी कल्चर को नाफिज करना चाहती है। तो जाहिर बात है कि मनुस्मृति का कानून लानी चाहती है बेसिकली। तो उनके लिए पहली जरूरत इस बात की है कि जितने पर्सनल लॉज हैं, जितनी आइडेंटिटीज को खत्म करो, डिमोलिश करो। तो ये सरकार उस रुख पर चल रही है, इसकी हम मुखालिफत करते हैं। लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि हम ट्राइबल्स ने जब ज़्यादा बात कही और हमने सुना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से विरोध के स्वर आने लगे थे और बाकायदा ये बात कही जा रही थी कि हम नेताओं के घरों को जला देंगे, हम मुखालफत करते हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि एक्सक्लूड कर देंगे हम इनको। ऐसे ही सिखों की तरफ से बात आई तो कहा कि एक्सक्लूड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो आ रही है, फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ रह जाएगी? कासिम रसूल साहब, सही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जब आप ये कहते हैं कि वो आर्टिकल 44 ये कहता है कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता है। जब आप एक्सक्लूड कर देंगे नॉर्थ ईस्ट को, जब आप एक्सक्लूड कर देंगे फलां समुदाय को, तो फिर वो कहाँ से यूनिफॉर्म हुआ? तो ये बात तो गलत है। और फिर अगर सिखों ने मुखालिफत की तो मुसलमानों मुखालिफत कर रहे हैं, आप उनको भी एक्सक्लूड कर दीजिए। दूसरी बात ये कि ये जो बात कही जाती है, ये बात जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, एक मुल्क के लिए कानून होना चाहिए। हमें तो अफसोस होता है प्रधानमंत्री के ऊपर में कि उनको इतना भी नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ आईपीसी, हमारे यहाँ सीआरपीसी, ये भी पूरे देश में यकसा नहीं है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। 100 से ज़्यादा संशोधन हो गए स्टेट में। हमारे देश में रिजर्वेशन कानून भी यूनिफॉर्म नहीं है, हर प्रांत में अलग अलग कानून है। हमारे देश में काउंसलर का कानून भी यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता है, 5-6 रियासतों में लागू ही नहीं है। हमारे देश में जो आप उठाकर देखिए कि जिसको हम हिंदू कोड बिल बोलते हैं, उसमें कितने अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, ये एग्जम्पशन, ये एग्जम्पशन, ये एग्जम्पशन। फिर आप और आगे बढ़िए, हमारे देश में जो ऑप्शनल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी जो स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें भी आप देखिए, अगर 2 हिंदू हैं तो उनका पर एक अलग पर्सनल लॉ लागू होता है, 2 मुसलमान हैं तो उन पर अलग चीज़ लागू होती है। तो ये जो बात कही जाती है ना कि हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो कहाँ यूनिफॉर्मिटी, हमको बता दीजिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन उठा कर देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे वो दिए गए हैं, इफ्स एंड बट्स हैं।
कि आप इक्वलिटी की बात करते हैं लेकिन रिजर्वेशन का कानून भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। तो इसलिए ये कहना कि ये देश की, फिर ये है क्या? देखिए ये चुनाव आने वाले हैं, देश 2024 का मामला है, फिर ये क्या है? ये नहीं, देख, एक आपने खुद ही कह दिया है कि ये एक मुद्दा चुनाव का है, ये चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसको हिंदू मुस्लिम मसला बनाना चाहते हैं और ये हिंदुओं को एक तरफ करना चाहते हैं, मुसलमानों की तरफ करना चाहते हैं। हमारा कहना ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के भी हित में नहीं है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ये खुद अपने गुरुओं को क्यों देख लेते हैं? गुरु गोलवालकर ने इसको कंडेम किया है कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता है, डाइवर्सिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो आप ये हम ये पूरी दुनिया में ये बात कहते हैं कि इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि ये यानी इख्तिलाफ में इत्तेहाद है, अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है। तो उसके बाद आप इस विशेषता को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात मुझे कहनी है कि मणिपुर में हुकूमत किसकी है? बीजेपी की हुकूमत है ना। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा तक नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर खामोश बैठे हुए हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो आपने दो तीन शब्द कहे पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट के अंदर बयान देने के लिए तैयार नहीं है आप। मणिपुर में औरतों को नंगा परेड करवाया जा रहा, एक लफ्ज़ आप नहीं बोलते हैं। मणिपुर में औरतों का सामूहिक बलात्कार हुआ, उस पर आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। 350 से ज़्यादा चर्चेस को जला दिया गया, आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। लोगों के घर उजाड़ दिए गए, आप खामोश रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है? मणिपुर के अंदर आपने वहाँ की, जैसा पूरे देश को हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं, वहाँ भी आपने ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स को आपस में लड़ा दिया है। एक लंबे अरसे के बाद में मणिपुर के अंदर पीस रेस्टोर हुआ था, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया पूरी तरह से। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? जिसकी हुकूमत वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तो हम समझते हैं कि मणिपुर में आपको लग रहा है डेलिबरेटली हो रहा है सब कुछ? बगैर डेलिबरेट कैसे हो सकता है भाई? आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करता है? स्टेट करती है ना, गवर्नमेंट करती है ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आइदर आपका कन्नाइवेंस है उनके साथ में, या फिर आप जो है इनकम्पिटेंट है। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है और कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। देखिए, पुलवामा की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये कहना है कि अब पुलवामा में कौन सी चीज़ ऐसी रही है जो हमारे कन्फ्यूजन का बात है। सत्यपाल मलिक जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि साहब, पुलवामा में जो कुछ हुआ उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है ना। और उन्होंने पूरे हालात भी बता दिए, और हालात बता दिए। आप मुझे बताइए कि मिलिट्री कन्वाय श्रीनगर से जम्मू की तरफ गुजरता है तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। तो कैसा ऐसा हो गया कि एक कार जिसके अंदर, एक सिविलियन कार जिसके अंदर 300 किलोग्राम RDX है, वो आके एक बस को हिट कर देती है। हमारे 42 सोल्जर मर जाते हैं, आर्टिलरी जिसमें जा रही है तमाम। जी, हमारे सोल्जर मर जाते हैं और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी लैब्स के खिलाफ किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? तो ये समझ, हमारा कहना ये है कि जब जो लोग, और उस पर आप एक इलेक्शन जीत लेते हैं पुलवामा के ऊपर में, तो हमारा कहने से भी यही है कि आप हमारे जवानों की जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनकी जान के लिए भी आप कोई महत्व नहीं देते उनको, तो फिर किस चीज़ को आप महत्व देते हैं? चलिए, UCC को लेकर के आखिरी सवाल है कि जो आप लोगों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के लिए तमाम लोगों से अपील की थी कि अपनी अपनी राय भेजें, कितना आपको लगता है अब तक लोगों ने वहां भेजा होगा अपना जवाब, और इसमें परसेंटेज कितनी बताई जा रही है कि लोग मुखालफत में हैं? देखिए, असल मसला ये कि हुकूमत के पास कितने जवाब आए वो तो जवाब तो हुकूमत देगी, लेकिन जो हमारी कोशिशों से, पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों से और मुस्लिम तंजीमों की कोशिशों से जो हुआ है, अब तक हम लोग 50 लाख से ज़्यादा पिटिशन फाइल कर चुके हैं। 50 लाख जी पिटिशन फाइल कर चुके हैं, ये जवाब राय भेज चुके हैं, राय भेज चुके हैं। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि हमने ये कोशिश की थी और हम एग्जैक्ट फिगर आपको जो है जब ये ख़त्म होगा 28 तारीख को, उसको आपको दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब आपका। कुल मिलाकर के चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो या जैसे जगमोहन सिंह बता रहे थे सिख पर्सनल लॉज की बात की जाए, जरा सा भी चेंज यानी मुसलमानों के लिए शरीयत में, और जैसे सिखों की बात है या फिर दलितों की है, बुद्धिस्ट की है, आदिवासियों की है, सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, उसमें कोई नुक्ता बराबर भी कोई चेंज नहीं चाहता, ना सरकार का इंटरफेरेंस चाहते हैं। खुले तौर पर यही सबका कहना है एकमुश्त होकर के कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में भारत की है, अगर इसको बिगाड़ने की जरा भी कोशिश की गई तो अंजाम और नताइज जो है वो बुरे होंगे। यानी लोग जिनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जो अवाम है, अवाम ही जब नहीं चाहते तो फिर जरूरत ही क्या पड़ी है इस तरीके के कानून की। दूसरी बात, अगर कोई शख्स जिसको भूख ही नहीं लग रही और आप जबरदस्ती उसको कहें कि तुझे खाना पड़ेगा या उसको ठूसना पड़ेगा,
आपको लगता है कि फिर वो बर्दाश्त हो पाएगा? जाहिर है वो वॉमिट ही हो जाएगी, निकल ही जाएगा। यही इस कानून की भी पेचीदगी है। और जितने भी मजहब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, दलित, पारसी, तमाम सबका एक ही कहना है कि किसी भी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया गया है ये एक शोषा है। चुनाव से पहले एक छोड़ा गया वो मुद्दा है जिस पर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। आप लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।